हाय स्टूडेंट्स, आज हम बायो एनर्जेटिक्स के चैप्टर का सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करते हैं। और ये जो टॉपिक है वो है सेल्यूलर रेस्पायरेशन। सेल्यूलर रेस्पायरेशन का जो टॉपिक है उसको हम पहले उसका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं। रेस्पायरेशन का जो वर्ड है, इस रेस्पायरेशन को हम ब्रीथिंग या गैसियस एक्सचेंज से भी जो है अंडरस्टैंड करेंगे। तो रेस्पायरेशन बेसिकली जो है हम समझे कि हायर ऑर्गेनिजम्स में 2 स्टेप्स में है। इसके अंदर एक स्टेप वो है जिसको गैसेस एक्सचेंज कहते हैं, और दूसरा स्टेप वो है जब ग्लूकोज सेल में पहुंच जाता है तो उसको हम बोलते हैं सेल्यूलर रेस्पायरेशन। तो गैसेस एक्सचेंज जो है इसका थोड़ा सा हम कॉन्सेप्ट ले लें कि गैसेस एक्सचेंज ऑल ऑर्गेनिजम्स के अंदर होती है। तो जैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी बॉडी सिंपल होती है, तो माइक्रोब्स के अंदर गैसेस जो होती हैं डायरेक्ट उनकी सेल मेम्ब्रेन के ज़रिए उनकी बॉडी में इंटर हो जाती हैं, क्योंकि उनकी बॉडी इतनी कॉम्प्लेक्स नहीं होती। उनके बॉडी के सेल्स एनवायरनमेंट से डायरेक्ट कांटेक्ट में होते हैं, तो गैस उनके अंदर डिफ्यूज़ और रिलीज़ होती रहती है। तो ये प्रोसेस डायरेक्ट है। उनके अंदर गैसेस एक्सचेंज के लिए कोई सिस्टम या आर्गन नहीं। जबकि प्लांट्स के अंदर गैसेस एक्सचेंज के लिए स्पेसिफिक प्लेस है, क्योंकि प्लांट्स की बॉडी जो है कॉम्प्लेक्स है। उनकी बॉडी का हर एक सेल एटमॉस्फेयर से कांटेक्ट में नहीं होता, इसीलिए प्लांट्स में गैसेस की एंट्रेंस और रिलीज स्टोमेटा के ज़रिए होती है। तो स्टोमेटा को गैसेस एक्सचेंज की साइट भी कहा जाता है। तो ये स्टोमेटा से गैसेस इंटर होकर एयर स्पेस में अंदर आ जाती हैं, और ये एयर स्पेस से आगे फिर प्लांट बॉडी के सेल्स में गैसेस एक्सचेंज होती है। यानी बाहर से अगर कोई गैस ऑक्सीजन आ रही है तो अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी इसी ही पाथ से एनवायरनमेंट में चली जाएगी स्टोमेटा के ज़रिए। सेम इसी तरह से एनिमल्स के लिए भी है। तो एनिमल्स की बॉडी भी कॉम्प्लेक्स है। उस बॉडी के अंदर गैसेस के एंट्रेंस के लिए नोज या फिर कुछ ऑर्गेनिज्म में नोस्ट्रिल्स या इवन कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके अंदर गैसेस एक्सचेंज स्किन के ज़रिए भी होती है। तो मेनली ये प्रोसेस जो है गैसेस एक्सचेंज का नोज से होता है। तो नोज आगे फिर रेस्पिरेटरी ऑर्गन, लंग्स, और कुछ ऑर्गेनिज्म में ये जैसे ट्रेकिया या ट्रेकियल सिस्टम होता है उसमें, तो आगे ये उस आर्गन से यानी रेस्पिरेटरी आर्गन से फिर ये ब्लड के साथ मिक्स हो जाती है, और ब्लड से गैस जो है ऑक्सीजन गैस सेल्स में चली जाती है। इस तरह से एनिमल की बॉडी के हर एक सेल तक ऑक्सीजन गैस पहुंच जाती है और उस सेल से गैस बाहर निकलती है। याद रहे कि स्किन के ज़रिए जब गैस डिफ्यूज़ होगी तो वो डायरेक्ट ब्लड कैपिलरीज में होगी, उसके बीच में रेस्पिरेटरी आर्गन का जो है वो रोल नहीं होगा। तो ये गैसेस एक्सचेंज है। हर तरीके से गैस सेल में पहुंच रही है, तो हमें सेल को फोकस करना है कि जब गैस किसी भी ऑर्गेनिज्म के बॉडी में सेल तक पहुंच जाएगी तो वहाँ पे सेलुलर रेस्पिरेशन होगी। तो अब हम पढ़ेंगे सेलुलर रेस्पिरेशन। अच्छा, हम सेलुलर रेस्पिरेशन को जैसे डिस्कस करेंगे तो सबसे पहले सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए हम पढ़ते हैं कि इस प्रोसेस के अंदर ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूल होता है वो ब्रेक डाउन होगा, और जैसे ही ग्लूकोज का मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन होगा तो ब्रेक डाउन होने के लिए इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कि ये प्रोसेस कैटाबोलिक प्रोसेस है। यानी इस प्रोसेस के अंदर ब्रेकडाउन ऑफ मॉलिक्यूल हो रही है, इसीलिए ये कैटाबोलिक है। जबकि इसके कंपेयर फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस था वो एनाबोलिक प्रोसेस था।
और इसी प्रोसेस के अंदर रिडक्शन भी होगी और ऑक्सीडेशन भी होगी, इसीलिए ये प्रोसेस रिडॉक्स प्रोसेस भी है। ये जिस स्टेप पे आगे होगी उस जगह पे हम इंडिकेट करेंगे कि रिडक्शन हो रही है या ऑक्सीडेशन। ये जो ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज है लिविंग लाइफ में ये दो प्रोसेस से होती है। उन टू प्रोसेस को हम पढ़ते हैं कि उसके अंदर एक प्रोसेस है जिसको हम बोलते हैं एन एरोबिक रेस्पायरेशन, जबकि दूसरा जो प्रोसेस होता है उसको हम लिखते हैं एरोबिक रेस्पायरेशन। जब हम एन एरोबिक रेस्पायरेशन की बात करते हैं तो इसका मतलब है ये प्रोसेस जो है ये प्रोसेस विदाउट ऑक्सीजन होगा, यानी इस प्रोसेस के अंदर ग्लूकोज की ब्रेकडाउन जो है वो ऑक्सीजन के बगैर होगी। जबकि एरोबिक जो प्रोसेस है इस प्रोसेस के हम लिखते हैं कि विथ ऑक्सीजन, यानी ये प्रोसेस जिसके अंदर ग्लूकोज ब्रेकडाउन होगा वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होगा, तो इसीलिए इसको एरोबिक कहा जाता है। इन दोनों प्रोसेस से जो एन एरोबिक प्रोसेस है ये लेस कॉमन है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर, लेकिन इसकी कमर्शियल वैल्यू बहुत ज़्यादा है, क्योंकि एन एरोबिक रेस्पायरेशन के होते वक्त कुछ बाय प्रोडक्ट्स ऐसे बनते हैं जो कमर्शियली वैल्यूएबल हैं। तो इसके स्टेप्स और इसके जो प्रोसेसेस हैं इनको हम अलग से डिस्कस करेंगे। जबकि एरोबिक रेस्पायरेशन लिविंग ऑर्गेनिज्म में बहुत सारी एनर्जी देती है और ये कॉमन प्रोसेस है, इसको हम अलग पढ़ेंगे। लेकिन ये समझना ज़रूरी है कि एन एरोबिक रेस्पायरेशन ऑल ऑर्गेनिज्म में हो सकती है, इवन हायर ऑर्गेनिजम्स में, लेकिन तब होगी जब ऑक्सीजन डेफिशिएंट होगी या ऐसे लोअर ऑर्गेनिज्म में होती है जो ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ पे ऑक्सीजन की कमी होती है, जैसे बैक्टीरिया या कुछ फंजाई ऑक्सीजन डेफिशिएंट एरिया में रहते हैं। अच्छा, अब हम ग्लूकोज के ब्रेकडाउन के प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं, यानी रेस्पायरेशन का जो फर्स्ट फेज है जिसको हम ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। याद रहे कि ग्लाइकोलाइसिस का फेज एरोबिक और एन एरोबिक रेस्पायरेशन दोनों में कॉमन है, यानी दोनों का फर्स्ट स्टेप है। और पहले ग्लूकोज ब्रेकडाउन होगा, उसके बाद एन एरोबिक रेस्पायरेशन के प्रोसेसेस अलग से परफॉर्म होंगे और एरोबिक रेस्पायरेशन के प्रोसेसेस अलग से परफॉर्म होंगे, लेकिन ये स्टेप कॉमन है। तो हम इस स्टेप को पढ़ते हैं कि ग्लाइकोलाइसिस की साइट पहले पढ़ते हैं कि ग्लाइकोलाइसिस का जो प्रोसेस है ये सेल के अंदर साइटोप्लाज्मिक एरिया के अंदर होता है, या इसको साइटोसोल भी कहते हैं, यानी सेल के अंदर साइटोसोल एरिया के अंदर ग्लाइकोलाइसिस होगा। याद रहे कि ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर प्रोसेस नहीं होता, साइटोप्लाज्मिक फ्लूइड में परफॉर्म होता है। ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस समझने के लिए हम टू फेसेस में उसको डिवाइड करते हैं। उसका जो पहला फेस है उस फेस को हम कहते हैं प्रिपरेटरी फेस, और दूसरा जो फेस है उस फेस को हम लिखते हैं ऑक्सीडेटिव फेस। यानी ये टू अलग अलग फेसेस में डिवाइड है, लेकिन ये प्रोसेस कंटिन्यूअस होता है। प्रिपरेटरी फेस हम उस फेस को कहते हैं जिस फेस के दौरान ग्लाइकोलाइसिस यानी ग्लूकोज के ब्रेकडाउन होने की प्रिपरेशन होगी और इसके अंदर एनर्जी यूज होती है, यानी इस प्रोसेस के अंदर ATP यूज होंगे। तो जनरली तो ग्लूकोज जब ब्रेकडाउन होगा तो उसे एनर्जी हासिल होती है, लेकिन ग्लूकोज के इनिशियल स्टेप्स में यानी प्रिपरेटरी फेस में ATP इस्तेमाल होते हैं, तो 2 ATP इस जगह पे इस्तेमाल होंगे, तो ये एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस भी कहलाता है। तो स्टार्ट करते हैं, तो इस जगह से हमें ग्लूकोज से स्टार्ट लेनी होगी। ये ग्लूकोज वही है जो फोटोसिंथेसिस के दौरान ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बना था,
उसके अंदर बहुत सारी एनर्जी है, ये एनर्जी रिच मॉलिक्यूल है। अब ये ऐसे खुद नहीं टूटता, सबसे पहले इसको रिएक्शन स्टार्ट कराने के लिए कुछ एंजाइम्स और कोएंजाइम्स की नीड होती है। तो इसको रिएक्शन में लाने के लिए पहले एक एंजाइम हिस्सा लेता है, जिस एंजाइम को हम लिखते हैं, ये एंजाइम है हेक्सोकाइनेस। और उसके साथ साथ इसके अंदर एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट भी इस रिएक्शन में हिस्सा लेता है, और ये फर्स्ट रिएक्शन है प्रिपरेटरी फेज का। जब एटीपी इसके साथ हिस्सा लेता है तो ये एडीपी जो है में कन्वर्ट होके इसे रिलीज हो जाता है, और हेक्सोकाइनेस एंजाइम ग्लूकोज को कन्वर्ट कर देता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के अंदर। तो ये ग्लूकोज इस जगह पे सबस्ट्रेट हुआ, और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट इसका जो है प्रोडक्ट हुआ। तो ये इस जगह पे फर्स्ट रिएक्शन हुआ ग्लाइकोलाइसिस का, जो हेक्सोकाइनेस या फास्फोरिलेस एंजाइम ने परफॉर्म करवाया। तो ये जो हमने 6 फॉस्फेट लिखा है, ये एक्चुअली हाईलाइट कर रहा है कार्बन की पोजीशन को। इस तरह से कार्बन के जो है ये मैं सिंबलाइज कर रहा हूँ। तो ये समझो कि हेक्सोस कार्बन के 6 कार्बन हैं, तो कार्बन नंबर 6 पे फॉस्फेट होता है, इसीलिए इसको हम ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कहते हैं, यानी नंबर 6 पे फॉस्फेट अटैच्ड है। ये फर्स्ट रिएक्शन जैसे कंप्लीट हुआ, तो फर्स्ट रिएक्शन का जो प्रोडक्ट है अब ये सबस्ट्रेट बन जाएगा, और सेकंड जो है स्टेप इस जगह से, यानी सेकंड रिएक्शन स्टार्ट होगा। तो सेकंड रिएक्शन में क्या होता है कि यही ग्लूकोज 6 फॉस्फेट अब आइसोमराइज हो जाता है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट के अंदर। तो ये सिर्फ आइसोमराइजेशन हुई है, यानी ग्लूकोज 6 फॉस्फेट फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हुआ है। तो इस जगह पे जो एंजाइम हिस्सा लेगा, उस एंजाइम को हम लिखते हैं आइसोमरेज। तो ये आइसोमरेज एंजाइम है जिसने ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट कर दिया है। अच्छा, इससे ये जो ग्लूकोज और फ्रक्टोज हैं, ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर्स हैं, यानी दोनों के अंदर कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, दोनों हेक्सोस शुगर हैं। इसीलिए ये जो है एल्डो और कीटो शुगर के जो आइसोमर्स होते हैं, जो बायोमॉलिक्यूल वाले चैप्टर में हमने डिस्कस किया, वही जो है हेक्सोस शुगर है। तो नेक्स्ट जो है इस जगह से अब रिएक्शन नंबर 3 स्टार्ट होगा, और थर्ड रिएक्शन के अंदर फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट जो है उसको एटीपी एनर्जाइज करेगा, और ये खुद कन्वर्ट हो जाएगा एडीपी के अंदर। याद रहे कि ग्लूकोज के मॉलिक्यूल के प्रिपरेशन में ये दूसरा एटीपी जो है वो यूज़ हो रहा है। तो सेकंड एटीपी जैसे यूज़ होगा तो फ्रक्टोज के पास ऑलरेडी कार्बन नंबर 6 पे फॉस्फेट मौजूद है। अब ये फ्रक्टोज का जो प्रोडक्ट है वो बन जाएगा फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट। अच्छा, ये याद रहे कि इस जगह पे मैंने डाई लिखा है, आप इसको बाय भी लिख सकते हैं, या कुछ लोग इसको बिस फॉस्फेट भी पढ़ते हैं। मकसद ये है कि इस जगह पे कार्बन जो है नंबर 1 पे भी फॉस्फेट अटैच्ड है, और कार्बन नंबर 6 पे भी फॉस्फेट अटैच्ड है। इसीलिए फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट का जो प्रोडक्ट है वो है फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट। इस जगह पे एंजाइम जो है वो ये सेम इस्तेमाल होगा, क्योंकि प्रोसेस वही है, फास्फोरिलेशन हो रही है, फॉस्फेट ऐड हो रही है, तो सेम एंजाइम जो है यूज़ होता है। इसी तरह से अब ये जो है फोर्थ स्टेप जो है इसका वो स्टार्ट होगा, और फोर्थ स्टेप के अंदर फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट जो है ये अब क्लीवेज होगा, यानी ब्रेकडाउन होगा 2 इक्वल पार्ट्स के अंदर। इससे 2 मॉलिक्यूल्स बनेंगे, दोनों जो हैं ट्रायोस कार्बन वाले मॉलिक्यूल होंगे। तो वो मॉलिक्यूल जो हैं उनमें नंबर 1 मॉलिक्यूल जो बनता है उसको हम लिखते हैं
डाई हाइड्रो ऑक्सी एसीटोन, ये एक ट्रायोस कार्बन वाला मॉलिक्यूल है, डाई हाइड्रो ऑक्सी एसीटोन। और इसके साथ साथ दूसरा जो मॉलिक्यूल बनेगा वो बनेगा फॉस्फोग्लाइसरल डिहाइड। ये भी 3 कार्बन वाला मॉलिक्यूल है, लेकिन दोनों के मॉलिक्यूल्स के पास कार्बन नंबर 3 पे एक फास्फेट मौजूद होगा, क्योंकि अगर इस मॉलिक्यूल का आप देखेंगे इसके पास 6 कार्बन थे, नंबर 1 2 3 4 और ये 5 6, तो एक फास्फेट 6 पे थी, एक फास्फेट जो है कार्बन नंबर 1 पे थी। तो ये मॉलिक्यूल बिल्कुल इस जगह से अगर ब्रेक होगा तो इसके पास भी फास्फेट है और इसके पास भी फास्फेट है। तो इसी तरह से ये जो फास्फेट है वो नंबर 3 पे मौजूद है, तो ये इसका रिएक्शन नंबर 5 हुआ। रिएक्शन नंबर 6 प्रिपरेटरी फेज का क्या होगा कि ये मॉलिक्यूल अपनी जगह पे सेम रहेगा। ये जो डाई हाइड्रो ऑक्सी एसीटोन वाला मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल कन्वर्ट हो जाएगा 3 फॉस्फोग्लाइसरल डिहाइड में, यानी इससे एक दूसरा 3 फॉस्फोग्लाइसरल डिहाइड का मॉलिक्यूल जो है वो बनेगा। इस तरह से ये प्रिपरेटरी फेज एंड पे पहुंचता है और प्रिपरेटरी फेज के दौरान हमें जो रिज़ल्ट मिला है कि 3 फॉस्फोग्लाइसरल डिहाइड के मॉलिक्यूल्स मिले हैं, जबकि इस पूरे प्रोसेस के अंदर एक एटीपी इस जगह पे खर्च हुआ है और दूसरा एटीपी इस जगह पे खर्च हुआ है। तो 2 एटीपी के एक्सपेंड से 2 हमें फॉस्फोग्लाइसरल डिहाइड मिले हैं। आगे हम चलते हैं नेक्स्ट फेज में। अब ग्लाइकोलाइसिस का हम सेकंड फेज जो है, जिसको ऑक्सीडेटिव फेज कहते हैं, उसको पढ़ते हैं। याद रहे कि ये इस जगह से कंटिन्यू होता है, यानी ये जो है 3 फॉस्फोग्लाइसरल डिहाइड जो है एक साथ प्रोसेस में जाते हैं। हम इनमें से एक 3 फॉस्फोग्लाइसरल डिहाइड को प्रोसेस करते हैं, दूसरे का भी वो प्रोसेस सेम होगा जिस तरह से एक का होगा। तो ऑक्सीडेटिव फेज में हमें जो मॉलिक्यूल प्रोसेस में लेके जाना है वो है 3 फॉस्फोग्लाइसरल डिहाइड। तो ये जो मॉलिक्यूल है ये ऑक्सीडेटिव फेज में एक मॉलिक्यूल जो है रिएक्शन में जाएगा और इसका जो रिएक्शन है रिएक्शन नंबर 6, इस जगह पे रिएक्शन नंबर 5 था ये, और अब जो है ये रिएक्शन नंबर 6 रिएक्शन के अंदर ऑक्सीडेटिव फेज आ गया है। अब हमें एटीपी जो है वो हासिल होने चाहिए, तो इस फेज में हासिल होंगे, लेकिन पहले इस जगह पे जो नेम है इस प्रोसेस का ऑक्सीडेटिव फेज, वो ऑक्सीडेशन होगी। क्या होगा कि इस जगह पे NAD जो है वो इस प्रोसेस से NADH2 होकर हमें हासिल होता है। तो जब NAD से NADH2 हो जाता है तो इसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन, यानी हाइड्रोजन जो है वो निकोटीन अमाइंस डाइन्यूक्लियोटाइड के साथ जो है अपने इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो है लेकर गई है, इसीलिए इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन हुई है। इसी ही प्रोसेस के अंदर दूसरा काम ये होता है कि इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जो है वो भी इस रिएक्शन में 6th रिएक्शन में अपना हिस्सा डालता है। तो ये दोनों चीज़ें एक ही साथ जो है 6th रिएक्शन में हिस्सा लेती हैं। जैसे दोनों चीज़ें इसके अंदर हिस्सा लेती हैं तो अब ये जो मॉलिक्यूल है 3 फॉस्फोग्लाइसरल डिहाइड ये चेंज हो जाएगा और ये मॉलिक्यूल अब हो जाएगा 1,3 फॉस्फोग्लाइसरेट, यानी पहले ये मॉलिक्यूल ग्लाइसरल डिहाइड था और अब ये इसके पास एक
इनऑर्गेनिक फास्फेट इस जगह से भी ऐड हुई है। तो इसकी जो है कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2 और कार्बन नंबर 3, 1 और 3 पर फास्फेट अटैचड है, इसलिए इसको हम लिखते हैं 1,3 फास्फोग्लाइसरेट, यानी ये अब एसिडिक फॉर्म में आ गया है। इसको ग्लाइसरिक एसिड भी हम लिख सकते हैं। तो एसिड हो गया है। इस जगह से ये रिएक्शन जो है अब 7th रिएक्शन स्टार्ट होगा, यानी रिएक्शन नंबर 7। उसके अंदर 1,3 फास्फोग्लाइसरेट का जो मॉलिक्यूल है ये इस जगह से अब रिएक्शन के दौरान साइटोप्लाज्मिक एरिया से ADP जो है इसके साथ रिएक्शन करना शुरू कर देगा और ADP कन्वर्ट हो जाएगा ATP यानी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट के अंदर। याद रहे कि ये ATP जो है इसको फास्फेट जो मिली है वो बेसिकली ये फास्फेट है जो साइटोप्लाज्मिक एरिया से ऐड हुई थी, और इस फास्फेट के ऐड होने से इस जगह पे सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन ऑफ ATP हुई है, यानी इस सबस्ट्रेट से ATP बना है, इसीलिए इसको बोलते हैं सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन ऑफ ATP। तो अब ये ATP जैसे बन गया तो ये मॉलिक्यूल अपनी पोजीशन कन्वर्ट कर देगा और ये मॉलिक्यूल हो जाएगा अब 3 फास्फोग्लाइसरेट, यानी एक फास्फेट इसने दे दी, बाकी जो है कार्बन नंबर 3 के ऊपर इसके पास एक फास्फेट मौजूद है। इस जगह पे अब जो है ये नेक्स्ट रिएक्शन स्टार्ट होगा, रिएक्शन नंबर 8, और इस रिएक्शन के दौरान ये जो 3 फास्फोग्लाइसरेट का मॉलिक्यूल है इसके अंदर क्या होगा कि ये इसकी पोजीशन है, फॉर एग्जांपल कार्बन नंबर 1, 2 और 3 के ऊपर जो फास्फेट अटैचड है ये फास्फेट अपनी पोजीशन चेंज करेगा और ये फास्फेट की पोजीशन जो है वो कार्बन नंबर 2 पे आ जाएगी, यानी इस जगह पे। इसीलिए ये जो फंक्शन परफॉर्म कराएगा वो एक एंजाइम होता है जिस एंजाइम को हम लिखते हैं म्यूटेज। तो म्यूटेज एंजाइम ने इसको म्यूटेट किया है, यानी फास्फेट की पोजीशन को अल्टर किया है, वो कार्बन 3 से 2 पे आ गई। तो अब इस मॉलिक्यूल को हम पढ़ेंगे 2 फास्फोग्लाइसरेट, यानी 3 से ये 2 हो गया क्योंकि मॉलिक्यूल वही है ट्रायोस वाला, फास्फेट की पोजीशन चेंज हुई है, इसीलिए ये मॉलिक्यूल 2 फास्फोग्लाइसरेट हो गया। नेक्स्ट स्टेप में ये जो मॉलिक्यूल है अब नेक्स्ट जैसे रिएक्शन में जाएगा, रिएक्शन नंबर 9 के अंदर, तो इस जगह पे अब 2 फास्फोग्लाइसरेट का जो मॉलिक्यूल है इससे बनेगा 2 फास्फोग्लाइसरेट वाला मॉलिक्यूल है वो कन्वर्ट हो जाएगा और उसके अंदर 2 फास्फेनोल पायरुवेट का मॉलिक्यूल बन जाएगा, यानी ये रिएक्शन नंबर 9 हुआ और उसके बाद ये जो है ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस उसके 10th और लास्ट स्टेप में जाएगा। इस लास्ट स्टेप में क्या होगा, जो फास्फेनोल पायरुवेट है इसके अंदर से ADP जो है वो ATP में कन्वर्ट हो जाएगा क्योंकि इसके पास अभी तक एक फास्फेट मौजूद है। वो फास्फेट ADP को ATP में कन्वर्ट कर देगा, यानी ATP का मॉलिक्यूल हासिल होगा और ये फाइनली जो है पायरुवेट का मॉलिक्यूल जो है वो बन जाएगा। तो पायरुवेट का मॉलिक्यूल जब बनेगा तो ये इसका एंड प्रोडक्ट होगा। याद रहे कि पायरुवेट को हम पायरुविक एसिड भी कहते हैं, तो इसमें उलझने की बात नहीं है। पायरुवेट या पायरुविक एसिड एक ही मॉलिक्यूल का नेम है। इस जगह पे हमने एक 3 फास्फोग्लाइसरल्डिहाइड को ऑक्सीडेटिव फेस में प्रोसेस किया है, दूसरा भी बिल्कुल सेम इसी तरह से जो है प्रोसेस होगा। तो इससे एक पायरुविक एसिड मिला है, दूसरे से दूसरा पायरुविक एसिड मिलेगा, यानी ऑक्सीडेटिव फेस के अंदर 2 पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल हमें मिलेंगे, लेकिन उसके साथ साथ हमें एनर्जी भी मिली है।
थोड़ा सा एनर्जी का कैलकुलेशन कर लेते हैं। ये देखें, ये एक एटीपी जो है इस जगह पे हमें मिला है और दूसरा एटीपी इस जगह पे हमें मिला है। तो 2 एटीपी एक ऑक्सीडेटिव फेज से मिले हैं। इसी तरह से इसको प्रोसेस करेंगे तो 2 एटीपी उससे मिलेंगे। तो इसके जो एटीपी हैं वो 4 एटीपी जो है वो गेन हुए हैं और 4 में से 2 एटीपी यानी एक एटीपी इस जगह पे और एक एटीपी इस जगह पे स्पेंड हो गए हैं। तो बाकी इसका जो नेट गेन होगा वो 2 एटीपी होगा। लेकिन इस जगह पे ऑक्सीडेशन ऑफ NADH2 भी हुई है। याद रहे कि एक NADH2 वर्थ 3 ATP होता है, यानी 3 ATP के बराबर होता है। तो ये एक 3 फॉस्फोग्लाइसरल्डिहाइड के प्रोसेस से एक NADH2 मिला है, इसी तरह से दूसरे से भी मिलेगा। तो ये इक्वल होगा 6 ATP के। ये एनर्जी इस जगह पे हम कंसीडर नहीं करते क्योंकि ये रेडी फॉर्म में नहीं है। लेकिन जब फाइनल स्टेप में एरोबिक साइकिल का जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन वाला होगा उसके अंदर ये एटीपी हम काउंट करके इसको जो है सम अप करेंगे तो उस काउंट में ये एटीपी आएंगे। एक और जगह जो याद आपने रखनी है कि जब ये फेस एनाएरोबिक रेस्पिरेशन में जाएगा तो ये जो NADH2 वाला मॉलिक्यूल है इसके यूजेज का पाथ कुछ अलग है और एरोबिक में अलग है।